नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं डॉक्टर पवन तिवारी आज आपके सामने ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले कि हम इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी समय समय पर प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महिला शिक्षा पर पहली बार सरकारी स्तर पर निम्नलिखित में किसमें बात की गई है? विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प ए है 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, बी है हंटर कमीशन, सी है रैले कमीशन और डी है सैडलर कमीशन। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। भारतीय महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में ही बात की गई थी। हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया था, लेकिन पहली बार सरकारी तौर पर अगर कहीं महिला शिक्षा पर बात की गई है तो 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में की गई है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन का गठन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प ए है लॉर्ड मैकाले, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन का गठन लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करके किया था, जिसका उद्देश्य 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उपाय सुझाने थे। इस आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थी, उनमें प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए बताया गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए। इसकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। हाई स्कूल में प्रवेशिका परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और इसे बढ़ावा देने के लिए भी कहा। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हंटर की संस्तुतियों पर सामान्यतया प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्य किया गया था। तो यहां पर विकल्प बी आपका सही है। हंटर कमीशन का गठन किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। किसकी अध्यक्षता में किया था? डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में किया था। और कब किया गया था? 1882 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार किस आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया? विकल्प ए है हंटर कमीशन, बी है सैडलर कमीशन, सी है रैले कमीशन और डी है हार्टोग समिति। ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम किया था हंटर कमीशन ने। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। हंटर कमीशन में ही पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर रिपोर्ट पर जोर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में हंटर कमीशन का उद्देश्य क्या नहीं था? विकल्प ए है 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना। जी हां, बिल्कुल ये उद्देश्य था।
अभी अभी हमने इसके उद्देश्य पर भी पर चर्चा किया था। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय सुझाना, ये भी सही है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना, यह भी इसका कार्य था। डी है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल और खेल का मैदान बनवाना, ये गलत है। ऐसा कोई प्रावधान हंटर कमीशन में नहीं दिखता है और न तो हंटर कमीशन के लोगों ने इस तरह के किसी प्रावधान पर चर्चा किया था। तो यहां पर विकल्प डी आपका गलत है और इसलिए विकल्प डी ही यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये विकल्प डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आइए, यही उद्देश्य नहीं था, बाकी तीन उद्देश्य थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित लॉर्ड मैकाले की योजना की किसने आलोचना किया? विकल्प ए है लॉर्ड कर्जन ने, बी है लॉर्ड डलहौजी ने, सी है विलियम बेंटिक ने और डी है लॉर्ड रिपन ने। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए लॉर्ड कर्जन। रायले कमीशन जिसकी स्थापना या जिसका गठन 1902 ईस्वी में हुआ, में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा से संबंधित मैकाले की योजना की आलोचना की। कर्जन द्वारा शिक्षा में लाने वाले परिवर्तनों का उद्देश्य राजनीतिक अधिक और शैक्षणिक कम था। 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव को शिमला प्रस्ताव के नाम से जाना गया। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 ईस्वी में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी, जिसमें गुरुपद दास बनर्जी व सैयद विलाग्रामी भी सदस्य थे। तो इस तरह से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना करने वाले लॉर्ड कर्जन थे, इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शिमला प्रस्ताव कब पारित हुआ? जब हम रैले कमीशन पर बात कर रहे थे तो हमने इसके बारे में आपको अभी भी बताया था कि शिमला प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो शिमला प्रस्ताव कब पारित हुआ था आपको ऊपर के प्रश्न पर हमने बताया था, तो 1901 ईस्वी में। तो सही विकल्प आपका क्या होगा? 1901 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने की? विकल्प ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड ऑकलैंड। इस प्रश्न पर भी हमने ऊपर चर्चा किया था कि शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 ईस्वी में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? विकल्प ए है थॉमस रैले, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है गुरुपद दास बनर्जी और डी है सैयद बिलग्रामी। तो ऊपर के प्रश्न पर इस पर भी हमने चर्चा किया था कि लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में की थी। तो थॉमस रैले की अध्यक्षता में हुई थी। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1901 ईस्वी, बी है 1902 ईस्वी, सी है 1907 ईस्वी और डी है 1909 ईस्वी। तो जवाब आपको पता है, ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने इस पर भी बात किया था। तो विकल्प यहां पर आपका सही क्या होगा? विकल्प बी सही होगा, 1902 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? विकल्प ए है 1900 ईस्वी, बी है 1904 ईस्वी, सी है 1908 ईस्वी और डी है 1912 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है
1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उसमें विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से न्यून तथा 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और उन सदस्यों को सरकार द्वारा चुना जाना चाहिए। दूसरी विशेषता इसकी थी विश्वविद्यालयों को अध्ययन तथा शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। इसकी तीसरी सिफारिश थी विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया, सरकार को विश्वविद्यालय की सेनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार प्रदान किया जाए। इस अधिनियम द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया, सिंडिकेट को समय समय पर कॉलेजों के निरीक्षण का अधिकार प्रदान कर दिया गया, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हो गया, कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए आलोचकों से कहा, कर्जन के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए आलोचकों ने यह बताया कि भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। कर्जन के समय कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, साथ ही 1904 के प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को पारित करने में सहायता भी प्रदान की गई। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय में ही की गई। इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी H.W. ऑरेंज था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी परीक्षा में पूछता है शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति किसके समय में हुई? लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। और शिक्षा निदेशक का पहली बार या पहला पद ग्रहण करने वाला अधिकारी कौन था? H.W. ऑरेंज था। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो विकल्प फिलहाल यहां पर बी सही है। 1904 ईस्वी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महिला शिक्षा की दिशा में सर्वप्रथम भारतीय प्रयास किसने किया? विकल्प ए है ब्रह्म समाज, बी है प्रार्थना समाज, सी है वेद समाज और डी है आर्य समाज। तो महिला शिक्षा की दिशा में सर्वप्रथम भारतीय प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। और राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस आयोग के सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। विकल्प ए है सैडलर आयोग, बी है हंटर कमीशन, सी है हर्टोग समिति और डी है राधाकृष्णन आयोग। तो इसमें सही जवाब आपका होगा विकल्प डी, राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग, जिसका गठन 1948 ईस्वी में किया गया था, के सुझाव पर भारत सरकार ने 1948 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1940 ईस्वी, बी है 1948 ईस्वी, सी है 1952 ईस्वी और डी है 1958 ईस्वी। तो अभी अभी हमने ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय बताया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना राधाकृष्णन आयोग, जिसका गठन 1948 में किया गया था, के सुझाव पर भारत सरकार ने 1948 ईस्वी में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प बी सही होगा, 1948 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किसने किया? विकल्प ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड डलहौजी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय लोक सेवा का जनक भी माना जाता है।
और इतना ही नहीं, भारतीय लोक सेवा आयोग को इस्पात की चौखट के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि किस लोक सेवा या किस आयोग को इस्पात की चौखट के नाम से जाना जाता है, तो इसका जवाब क्या है, भारतीय लोक सेवा आयोग को। तो भारतीय लोक सेवा आयोग को इस्पात की चौखट भी कहा जाता है। और भारतीय लोक सेवा आयोग का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया था। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय लोक सेवा आयोग का जनक माना जाता है, विकल्प ए है राधाकृष्णन, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड रिपन और डी है लॉर्ड कर्जन। तो सही जवाब आपको पता है, ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय हमने इस पर भी चर्चा किया था। तो विकल्प बी है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा द इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कब पास किया गया? विकल्प है 1861 ईस्वी, बी 1870 ईस्वी, सी है 1871 ईस्वी और डी है 1882 ईस्वी। तो 1861 ईस्वी में सरकार द्वारा द इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास किया गया था। कब पास किया गया था? 1861 ईस्वी में। विकल्प आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग कब गठित किया गया? विकल्प है 1917 ईस्वी, बी है 1922 ईस्वी, सी है 1926 ईस्वी और डी है 1932 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही है आपका। 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। और सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1917 ईस्वी में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया था, जिसे सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। सैडलर आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद दो अन्य सदस्य भी थे। सैडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की थी और इस परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रमुख सिफारिशें भी प्रस्तुत की थी, जिनमें इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हों, यह पहली सिफारिश थी। इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन हो, दूसरी सिफारिश थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए, तीसरी सिफारिश थी। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो, चौथी सिफारिश थी। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हों, ये अगली सिफारिश थी। महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए तथा औद्योगिक व प्रशिक्षण से संबंधित समस्याएं विश्वविद्यालय द्वारा निपटाई जाएं। सैडलर आयोग के सुझावों पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना भी की गई। सैडलर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लाहौर और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो इस तरह से शिक्षा प्रांतीय विषय बन गया। विश्वविद्यालयों के संचालन का नियंत्रण प्रांतों का हो गया था। तो सैडलर आयोग कब गठित किया गया? 1917 ईस्वी में गठित किया गया। और सैडलर आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी हमने आपसे साझा की। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस आयोग के सुझाव से उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई? ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय हमने आपको बताया था कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। विकल्प है राधाकृष्णन आयोग, बी है हार्टोग समिति, सी है सैडलर आयोग और डी है हंटर कमीशन। तो सैडलर आयोग की प्रमुख सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी थी और इसी के अंतर्गत, इसी की सिफारिश के कारण उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है, सैडलर आयोग। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प ए है 1935 ईस्वी, बी है 1940 ईस्वी, सी है 1955 ईस्वी और डी है 1958 ईस्वी। तो सही जवाब है 1935 ईस्वी।
ध्यान दीजिएगा, हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। थोड़ा सा मैं हार्टोग समिति के बारे में बात करना चाहूंगा, कारण यह है कि यहां पर हार्टोग समिति की बात मैंने रख भी दिया है। तो हार्टोग समिति 1929 ईस्वी में गठित की गई। शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने 1929 ईस्वी में हार्टोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसे हम हार्टोग समिति के नाम से जानते हैं। हार्टोग समिति की जो प्रमुख सिफारिशें थी, उनमें पहली सिफारिश थी प्राथमिक स्तर पर बल। दूसरी सिफारिश थी ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक की ही शिक्षा दी जाए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक एवं व्यवसायिक शिक्षा दी जाए। तीसरी सिफारिश थी विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं तथा उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो उसके योग्य हो। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रमुख सिफारिशें थी और हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। तो यहां पर विकल्प ए आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर हमने इस पर चर्चा किया था। विकल्प ए है हंटर कमीशन, बी है हार्टोग समिति, सी है सैडलर आयोग और डी है रैले कमीशन। तो आपका सही जवाब इसमें क्या होगा? विकल्प बी सही जवाब होगा। हार्टोग समिति की सलाह पर या सिफारिश पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। तो यहां पर सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी सही होगा, हार्टोग समिति। और इसी के साथ आज के प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे प्रश्न बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमारा जो ये एक हब है लोगों का, वो भी बढ़ता चला जाए। तो आप लोगों के सहयोग की आकांक्षा और अपेक्षा दोनों रखता हूं और इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लूँगा आप लोगों से विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।